गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के सेमेस्टर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब देखिए बेटे, जब भी हम किसी चैप्टर को करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर के नाम का अर्थ पता होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण होता ही क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है। अब देखिए बेटे, जो राष्ट्र निर्माण है उसे लेकर विभिन्न विद्वान अपने अपने मत, अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं। उन सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। जैसे यदि हम एक इतिहासकार से राष्ट्र निर्माण की बात पूछते हैं, एक हिस्टोरियन से पूछते हैं कि राष्ट्र निर्माण क्या है, तो वो कहता है कि जैसे जैसे कोई समाज विकास करता है, अर्थात उसकी स्थितियों में परिवर्तन आता है, तो उस समाज का निर्माण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं उस राष्ट्र का निर्माण होता चला जाता है। जबकि एक राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन से बात करें तो वह राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक भाषा बोलता है, अर्थात कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य उस रहने वाले भूभाग के जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उन्हें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पता चलता जाता है, वैसे वैसे राष्ट्र का निर्माण होता चला जाता है। जो समाजवादी होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, वो राष्ट्र निर्माण की परिभाषा सामाजिक परिवर्तन के तौर पर बताते हैं। अगर हम राष्ट्र निर्माण की एक सामान्य सी परिभाषा की बात करें तो जो राष्ट्र निर्माण होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया ही होती है, जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना जो होती है वो प्रकट होती है, अर्थात उस भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं, उस राष्ट्र के भूभाग में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जन हैं, वो आपस में बंधुत्व से, भ्रातृत्व भाव से बंध जाते हैं। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना पैदा हो जाती है। उन्हें लगता है कि इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो हम सब में से एक ही हैं और हम उनमें से एक हैं, अर्थात हम आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो आप कहीं भी चले जाएं, यदि आपको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति भारत का है तो आप यही कहते हैं कि अरे ये तो मेरे देश से है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम अपने भूभाग से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर जो राष्ट्रीय चेतना का भाव पैदा होता है वही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कई स्वरूपों में होती है, यानी उसका राजनीतिक स्वरूप भी होता है, उसका सामाजिक स्वरूप भी होता है, उसका आर्थिक स्वरूप भी होता है। यदि आप उसे प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत भी लेकर आए तो वो भी हम कह सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय चेतना के अगर हम राजनीतिक स्वरूप की बात करें, जैसे मैंने बताया कि जब व्यक्ति धीरे धीरे अधिकारों के प्रति जागृत होते हैं, अपने लिए कुछ करने की स्वतंत्रता मांगते हैं, तो वो राष्ट्र का राजनीतिक विकास है। आर्थिक विकास, जब सभी व्यक्ति अपने कार्यों को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर जागरूक होते हैं, तब हम कहते हैं आर्थिक निर्माण है राष्ट्र का। इस प्रकार से, और यदि हम सामाजिक और भावात्मक तौर पर देखें तो जब व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, आपस में जुड़ते हैं आंतरिक तौर पर, एक राष्ट्रीय तौर पर, तो वो देश का बहुत ही बड़ा भाग कहलाता है राष्ट्रीय निर्माण के लिए। इसे हम आंतरिक प्रक्रिया कह सकते हैं, अपनत्व की प्रक्रिया कह सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना की प्रक्रिया कह सकते हैं। इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के लिए यह जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं, यह बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसके अभाव में किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर एक राइटर है हमारे, डेविड ए विल्सन, वो कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय सामाजिक प्रक्रिया या प्रक्रियाओं से होता है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना उभरती है तथा ये समूह कुछ न कुछ संगठित सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्तता को प्राप्त करते हैं। अर्थात देखिए, जो राष्ट्रीय, इसने भी वही बात कही है कि जो राष्ट्र निर्माण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी विभिन्न कार्यों के द्वारा राष्ट्र के निर्माण, अर्थात राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से के.डब्ल्यू. ड्यूश ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण की धारणा स्वैच्छिक निर्माणात्मक है, अर्थात राष्ट्र निर्माण जो होता है वह स्वैच्छिक तौर से होता है। अगर हम जबरदस्ती किसी को काम को करने का प्रयास करते हैं, अगर हम कह दें कि चलो भाई हमने एक भूभाग ले लिया है, उसको राष्ट्र बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा जब तक वहाँ के लोग आंतरिक तौर से
अपने आप यानी स्वैच्छिक तौर से नहीं जुड़ेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए एक स्वैच्छिक और निर्माणात्मक कहा गया। स्वैच्छिक मीन्स अपने आप होने वाली प्रक्रिया, निर्माणात्मक जुड़ने वाली प्रक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसे आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पेपर में कई बार जो ड्यूश हैं हमारे, इनकी परिभाषा आ जाती है। KW की जो परिभाषा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसे आप कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है कि इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार एक मकान का निर्माण लकड़ी, ईंट, सीमेंट, बजरी, पत्थर, इन सब चीजों से होता है, इसी प्रकार किसी राष्ट्र का निर्माण किसी एक चीज से नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि मान लो हमने कोई भूभाग ले लिया और वहां पे व्यक्ति खड़े कर दिए तो राष्ट्र का निर्माण हो गया। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी उसका खुद का भूभाग होना चाहिए, वहाँ की खुद की जनसंख्या। देखिए, भूभाग नहीं होगा तो लोग किस जगह को अपना राष्ट्र मानेंगे। दूसरी बात, यदि व्यक्ति नहीं होंगे तो चाहे कितना ही बड़ा भूभाग हो, वहां पर कोई उसे अपना कहने वाला नहीं होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि वहां की खुद की सरकार हो, और वो सरकार भी ऐसी हो जो आंतरिक तथा बाहरी तौर पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उस पर किसी का प्रभाव ना हो। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत आज़ादी से पहले एक राष्ट्र तो था, वहाँ के लोग भी अपने थे, वहाँ उनका भूभाग भी था। वहाँ की सरकार कुछ समय बाद अंग्रेजों ने मतलब हमें स्वतंत्र कर दिया था। सरकार बनाने के लिए भी 1937 में हमारे इलेक्शन हुए थे, 1919 में पहली बार हुए थे, लेकिन फिर भी हम इसे राष्ट्र नहीं कह सकते थे। कारण क्या था कि हम आंतरिक और बाहरी तौर पर स्वतंत्र नहीं थे, हम अपने फैसले अंग्रेजों से प्रभावित होकर लेते थे। तो इस प्रकार से आंतरिक तथा बाहरी तौर पर प्रभुत्व को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण के लिए। तो आप समझ गए होंगे बेटे कि राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना जरूरी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और धीरे धीरे एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको राष्ट्र निर्माण का अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे राष्ट्र निर्माण के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार। अब देखिए, हम ये वाला पॉइंट जो करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही क्यों जिक्र कर रहे हैं। देखिए बेटे, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद क्या था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अब पंडित नेहरू जो थे उस समय ये सोच रहे थे कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन इसे एक राष्ट्र, एक बेहतरीन राष्ट्र, एक उत्कृष्ट राष्ट्र, एक अखंड राष्ट्र कैसे बनाया जा सके। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आप सभी को पता है बेटे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां नॉर्मल नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध होके बंद हुआ था और हमारे देश का विभाजन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में ये मान लेना कि हम राष्ट्र निर्माण करें तो वो बहुत बड़ी गलती सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसमें सबसे पहली जो समस्या थी वो शरणार्थियों की समस्या थी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए हैं उन्हें अपने देश में किस प्रकार से बसाया जा सके, उन्हें फिर से मुख्य धारा में कैसे लाया जा सके। कश्मीर की समस्या वो आप सभी को पता ही है, वो आज तक भी हमारे देश में बनी हुई है। पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह आतंकवादी गतिविधियों का भी सहारा लेता है। कश्मीर की समस्या ये भी थी कि कश्मीर भले ही हमारे देश में शामिल हो गया था, लेकिन यहाँ पर धारा 370 को लगाया गया था, अर्थात कश्मीर का खुद का एक संविधान था जिसके अंतर्गत उस पर भारतीय संविधान के कुछ कानून या नियम लागू नहीं होते थे। परंतु भाजपा सरकार आने के पश्चात आप सभी को पता है, अमित शाह ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और अब जो कश्मीर है वो पूर्णतः हमारे देश का हिस्सा माना जा चुका है। परंतु पाकिस्तान जो है वो अभी भी इसे भारत का हिस्सा मानना स्वीकार नहीं करता है। तो अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि धारा 370 क्या है, तो इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि धारा 370 एक ऐसी धारा थी जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा होते हुए भी अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। तो ये समस्या भी हमारे साथ है, राज्यों के गठन की समस्या और पुनर्गठन की समस्या। अब देखिए बेटे, राज्यों के गठन की समस्या का मतलब क्या है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे राज्यों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, जाति के आधार पर होना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया। और कुछ कहने लगे कि पुनर्गठन, यानी राज्य बने तो हुए हैं, उन्हें दोबारा से बनाया जाए
उनमें कुछ बदलाव किए जाएं, यह भी एक समस्या थी। चाहिए, किसी ने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाना चाहिए, और किसी ने कहा कि बंगाली। इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज है। भाई आपको पता ही है कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है, लेकिन हमारी राजभाषा अर्थात जिसमें हमारे राज्य के कार्य किए जाते हैं वो हिंदी ही है। तो इस प्रकार ये समस्या भी अभी मतलब राजभाषा तो है हिंदी, लेकिन उसे राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। सबसे पहले ये कहा गया था कि इंग्लिश जो है शुरू के 15 वर्ष तक कार्य करती रहेगी हिंदी के साथ, बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक भी जो हमारी हिंदी है उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं दिया गया है, और इंग्लिश भी हमारे देश में जो कि तो कार्य कर रही है, क्योंकि अभी तक भी हमारे देश में भाषा का विवाद बना हुआ है। जातिवाद तथा क्षेत्रवाद की समस्याएं भी हमारे देश में आप देख रहे हैं फल फूल रही है। आए दिन क्या होता है, हमारे देश में दंगे होते हैं, विवाद होते हैं। तो ये सारी समस्याएं उस समय भी थी और आज भी हैं। हालांकि आज कहीं ना कहीं देश में जो स्थितियां हैं उससे इन चीज़ों को कुछ कंट्रोल किया गया, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय तो ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा थी। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू ने सोचा कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो किस प्रकार भारत को एक राष्ट्र निर्माण के पथ पर लेकर आया जा सकता है। यह नेहरू जी के लिए बड़ी ही चुनौती मानी जा रही थी, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। भारत में एक लिखित संविधान बनाया गया। भारत को एक समाजवादी, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वो घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत समाज में प्रत्येक संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि सभी को समान अधिकार दिया गया और उन सभी को आंतरिक तौर पर जोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे भारत एक राष्ट्र की तरफ बढ़ने लगा। सबसे बड़ा जो प्रयास है वो यही है कि हमारे देश के लोग जो हैं वो अपने आप को अब एक भूभाग से जुड़े हुए रहने के कारण आंतरिक तौर पर एक दूसरे से मिलाकर रखने में विश्वास करने लगे हैं। और ये पंडित नेहरू का ही प्रयास था कि उन्होंने इस प्रकार की पद्धति को अपनाया जिससे भारत में रहने वाले सभी लोगों को लगा कि वो सेफ हैं और वो अच्छे से अपना विकास कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन भारत को राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए। अब देखिए बेटे, देसी रियासतों की समस्या का समाधान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में देसी रियासतें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब देसी रियासतें 552 के करीब थी, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रत्येक जो राजा था वो, अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति चाहे छोटी सी जगह का भी राजा हो वो इतनी जल्दी अपनी सत्ता को छोड़ने वाला नहीं होता है। तो भारत में शामिल होना, अपने अधिकारों को छोड़ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसी स्थिति में रियासतों को कैसे मिलाया जाए, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे उस टाइम के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने इस समस्या का बड़े ही अच्छे ढंग से उपाय सोचा। देसी रियासतों की समस्या का हल करने के लिए पंडित नेहरू ने 27 जून 1947 को एक राज्य विभाग की स्थापना की। अब देखिए बेटे, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राज्य विभाग कब बना था, तो ये बना था 27 जून 1947 को बना था ये राज्य विभाग। और इस राज्य विभाग के जो की स्थापना जो की गई थी उसका जो मंत्री था उसे वो थे सरदार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में हमेशा आता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्य विभाग की स्थापना कब की गई थी, इसके सचिव कौन थे, इसके मंत्री कौन थे, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए बेटे, जब ये विभाग बनाया गया तब इसके अंतर्गत इसका जो मेन कार्य था, जो मुख्य कार्य मैं कह सकती हूँ, वो ये था कि भारत में रियासतों का विलय कैसे किया जाए। अब भारत में रियासतों का विलय 3 चरणों के अंतर्गत किया गया था। 3 चरण यानी 3 भागों में इसको सम्मिलित किया गया था। प्रथम हमारा था एकीकरण, प्रथम जो हमारा एकीकरण था, और दूसरा जो हमारा था
वो था अधिमिलन, और तीसरा हमारा था प्रजातांत्रिकरण। अब देखिए बेटा, एकीकरण के अंतर्गत तो वे रियासतें आती हैं जिन्होंने स्वयं ही भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, और चाहते थे कि भारत जो है वो एक अच्छे राष्ट्र के तौर पर उभरे। इसमें ऐसे राजा आते थे जिन्होंने स्वयं ही भारत की सत्ता को स्वीकार कर लिया था और वे भारत में सम्मिलित हो गए थे। और अधिमिलन, अब जो इनका दूसरा चरण था वो था अधिमिलन। अधिमिलन हम कह सकते हैं कि ये वो राजा थे जो भारत में नहीं शामिल होकर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, या अपनी खुद की अलग सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। इसमें आप जूनागढ़ और हैदराबाद का नाम ले सकते हैं। यहाँ के जो निजाम और नवाब थे वो बिल्कुल भी भारत में सम्मिलित होकर खुश नहीं थे। उनका जो रुख था वो पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन जो हमारे देश के लोह पुरुष माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में जाए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी रणनीति से इन रियासतों को अपने देश का एक हिस्सा बनाया और इसमें सम्मिलित कर लिया। अब तीसरा था प्रजातांत्रिकरण। प्रजातांत्रिकरण का स्वीकार कर लें और भारत की सत्ता के अंतर्गत रहने लगे। तो ये तीसरा प्रयास था। इस सत्या के अंतर्गत उन्होंने भारत को एक राष्ट्र बनाया। इस तरीके से भारत जो है राष्ट्र निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ, और आज आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक उत्कृष्ट राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और ये सब प्रयास जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सकारात्मक दृष्टिकोण और हमारे भूतपूर्व जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण हुआ। फिलहाल में धारा 370 भी समाप्त कर दी गई है, जो भारत के अखंड बनने का सबसे महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर आपका जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है, और इसके अंतर्गत आपके एनसीईआरटी की पुस्तक में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो आपको पाठ के आधार पर उनके उत्तर देने हैं। आप उन्हें बहुत अच्छे से पाठ को पढ़कर उनके उत्तर देंगे और उन्हें याद भी करेंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है।